नहीं, डर तो लगा था, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आई थी, क्योंकि शो की जब शुरुआत हुई थी, तो उस शो को पहले के कुछ एपिसोड जिन्होंने देखे होंगे, तो फीमेल एंकर थी, लवलीन टंडन थी, तो वो फीमेल एंकर थी। उसके बाद में उनको ऐसी कुछ कॉल वॉल्स आई, तो शायद या वो उनकी प्रायोरिटीज चेंज होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये शो नहीं करूंगा। तो उसके बाद में सुहेब भाई ने, सुहेब इलियासी जी ने मुझसे कहा कि यार बाबला तुम कर दो इस शो को एंकर। तो मैंने कहा यार उनको फोन आएंगे, यार उनको धमकी आएगी तो मुझे भी तो आएगी ना। तो मैं कहा मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम आप कर दीजिए। एक्चुअली तो आज बहुत मजा आने वाला है। रीजन बिंग मजे का कि आज जो हमारे बीच में हस्ती है वो एक तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्रिलियंट वॉइस ओवर एक्टर है, और उससे भी ज़्यादा अमेजिंग वो एक्टर है। और जो तीसरी सबसे अमेजिंग बात उनके लिए है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनको ऑलमोस्ट 20 साल से जानता हूँ, काम भी बहुत साथ किया है, शूट्स भी बहुत साथ किए हैं। तो आज उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ के राज और उनकी लाइफ का उतार चढ़ाव सब हम लोग जानेंगे। मिस्टर बाबला कोचर, हेलो सर, हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी एंड प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म, तरुण जी, थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे आप बताइए, आप कितने साल हो गए आपको करते हुए? अब मैं कुछ मिस तो नहीं कर गया, वॉइस ओवर एक्टर, इसके अलावा भी आप कोई? हाँ, मतलब लगभग आपने कवर कर लिया। कुछ और भी हैं, जैसे कि मैं कभी कभी लिखता भी हूँ, और अच्छा, लिखते भी हैं आप? जी कभी कभी लिखता हूँ जब दिल करे तो। और उसके अलावा सिंक डबिंग मैंने बहुत की है। सिंग डबिंग मतलब बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों की मैंने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स की डबिंग की है। मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए मैंने काफ़ी काम किया, टॉमी ली जोन्स के लिए काम किया, आंद्रेस गार्सिया के लिए काम किया। इस तरह की काफ़ी पॉपुलर सीरीज रही हैं कोई मेरी। कोई ऐसे ही कोई एक मशहूर फिल्म का कोई लाइन जो आपने आर्नोल्ड के लिए डब किया हो? माइकल कीटन के लिए एक फिल्म की थी, द पेपर। अच्छा। और वो माइकल कीटन जो है वो एक एडिटर हैं, और जैसा कि होता है कि एक कहानी के पीछे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स और उनके जर्नलिस्ट दौड़ लगा रहे होते हैं। तो माइकल कीटन को एक स्कूप चाहिए होता है अगले दिन अखबार में छापने के लिए। अच्छा। और माइकल कीटन जो है अपने राइवल न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और बात बात करते 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 वो जो राइवल न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं, उनका एक फ़ोन आ जाता है। तो वो नहीं चाहते कि माइकल उस आवाज़ को सुने, तो वो थोड़ा सा अलग हट जाते हैं और फ़ोन पे बात करते करते मोबाइल पे दूसरे कोने में चले जाते हैं। तो माइकल उनकी टेबल पे रखे हुए पेपर्स की जो हेडलाइन है, जो हाथ रिटन से लिखे हुए नोट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं। और उनको अगले दिन का स्कूप मिल जाता है कि इनके अखबार में कल ये छपने वाला है। और माइकल उसे अपने यहाँ पे जाके स्टोरी को नया ट्विस्ट दे के अपनी हेडलाइन बना देते। अब जब उनको पता लगता है, तो वो बड़े गुस्से में माइकल को फोन करते हैं, और माइकल बहुत प्यार से पहले समझाने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं समझ में आता तो देन ही गिव्स इट बैक टू हिम। तो इट गोज लाइक दिस। माइकल बोलता है देखो देखो, मान लीजिए तरुण है उनका, देखो तरुण देखो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। यू सी इट ऑल हैपेंस इन द फील्ड। आफ्टर ऑल हम सब लोग दौड़ लगा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, कहानी तो एक ही होगी, कहानी तो एक ही होगी ना। अब उसको कौन किस नजरिए से पेश करेगा, तो और वो गाली बकना शुरू कर देता सामने से। तो एक मिनट रुक, गाली बकनी, ठीक से बक, ठीक से बक, आधी अधूरी नहीं, पूरी बक। और उससे बड़ी मैं बक के बताऊंगा तेरे को, मां की आंख में गैस साले। एंड ही गोज ऑन टू दैट लेवल एंड ही डिस्कनेक्ट्स द फोन। तो वो करीबन 2-2.5 मिनट की एक soliloquy थी, जिसको कि करने में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि सिंक भी करना है, बॉडी लैंग्वेज भी आपको मैच करनी है, और वो सब करते हुए आपको कैरेक्टर में भी रहना है। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग वर्क, जो कि करने में बहुत मजा आया। फिल्म का नाम था द पेपर, और बहुत पसंद की गई थी अपने को। तो आपको वैसे इंडस्ट्री में वो कितने साल में है करते हुए? प्रोफेशनली अगर इसी प्रोफेशन से रोजी रोटी कमाने की बात अगर मैं करूँ, तो 32 साल और कुछ महीना हो गए। 32 साल। 91 फरवरी। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपको फैमिली सपोर्ट था? फैमिली ने बोला, क्योंकि उस टाइम पे जनरली लोगों को नहीं पता होता था कि एक्टिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है, या मतलब क्योंकि उस टाइम सब लोगों को लगता था कि भाई आप फिल्मों में एक्ट कर रहे हो तो ही कुछ पैसा कमाया जा सकता है, और वीओ आर्टिस्ट का तो शायद पता ही नहीं था कि ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इंडस्ट्री भी है जिसमें वॉइस ओवर एक्टर्स होते हैं। जी। तो ये फैमिली सपोर्ट था आपको, या लोगों ने आपको देखिए, बोला, फैमिली की कहाँ बात, था? फैमिली की बात तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि
फैमिली में उनका देखिए क्या होता है, सपोर्ट न करने की एक वजह ये होती है कि एक इनसिक्योरिटी होती है मिडिल क्लास फैमिलीज में। खाएगा एक कहाँ से? हाँ, एक रेगुलर इनकम की उम्मीद होती है कि आप उस ज़माने में अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको एक बैंक में नौकरी कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है, तो एक स्टेबिलिटी रहती है परिवार में। उस लेवल के ऊपर वो इनसिक्योरिटी थी और जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे वो सपोर्टिव नहीं थे उतने। लेकिन एक सपोर्ट पिलर था मेरे साथ, वो मेरी वाइफ। शी न्यू, उनको पता था कि ये आदमी सिर्फ इसी काम को कर सकता और कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। अच्छा, तो आप शादी के बाद जी, शादी के बाद एक बच्चा होने के बाद मैं इस फील्ड में मैंने कदम रखा। मेरा बड़ा बेटा पैदा हो चुका था। उससे पहले आप क्या करते थे? मैं उससे पहले नौकरी किया करता था और बहुत डिससैटिस्फाइड था। कुछ एक छोटा-मोटा अपना बिज़नेस भी किया करता था। अच्छा। तो पर वो यही है कि जो आपके मन का काम ना हो, आप उस काम को कर तो रहे हैं और बस लगातार आप अपने आप को घिसटते ही जा रहे हैं। वो मेरी परिस्थिति थी। मैं बीच-बीच में निकल के शोज़ देखने, प्लेज़ देखने जाता था श्रीराम सेंटर में या इस तरह से, और मेरे मन का काम वो था। और उससे पहले ड्यूरिंग कॉलेज मैं रेperटरी कंपनी में था, डेली आर्ट थिएटर की, शीला भाटिया जी की। तो वो 3 साल बहुत अच्छे थे मेरे। वो मेरा जो ट्रेनिंग ग्राउंड था। थिएटर से स्टार्ट जी, 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 जी। पर ग्रेजुएशन जैसी कंप्लीट हुई तो एकदम से आपके ऊपर बोझ था कि अब आपको पैसा कमाना है। और उस ज़माने में थिएटर में पैसे तो होते ही नहीं थे, शायद अब भी नहीं होते नॉर्थ में। तो वो पैसा कमाने की मजबूरी के चलते मुझको नौकरी करनी पड़ी। पर बहुत ही मतलब नौकरी अपनी जगह ठीक रही होगी, इंडस्ट्री अपनी जगह वो ठीक रही होगी, पर मेरा माइंडसेट उसके हिसाब से नहीं था। मैं नहीं करना चाहता था। तो 3-4 साल बर्बाद करने के बाद में जब मुझे लगा कि अब तो मैं या तो मर जाऊँगा या फिर मुझे वापस ही जाना चाहिए। तो देन आई स्पोक टू माय वाइफ एंड टोल्ड हर कि यार मुझे तुम 1 साल दे सकती हो। 1 साल दे सकती हो। मैं 1 साल का खर्चा पहले तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ घर का। 1 साल मुझे दे दो। शी सेड कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम 2 महीने तुम बहुत मेहनत, एक अच्छी बात यह है तुम्हारे अंदर कि तुम मेहनती इंसान हो और डेडिकेटेड हो, फ़ोकस्ड हो। तुम्हें काम मिल जाएगा। मुझे उससे बड़ी एनकरेजमेंट मिली। एंड यकीन मानिए कि जब आपकी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग और इतनी पॉजिटिव होती है, मैंने जब काम मांगना शुरू किया, मैं किसी के पास भी काम मांग, मेरे को बस पता लगना चाहिए कि देर होती थी, मैं वहाँ पहुँच जाता था। मैं बोलता था मैं अपना इंट्रोडक्शन देके काम मांगता। क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कोई ना क्या देगा। ये सब एक्टिंग के लिए ऑडिशंस थे या वॉइस ओवर? वॉइस ओवर्स और एक्टिंग दोनों के तो लिए। आपको पता कैसे चला कि मैं वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ? वो इसलिए पता लगा क्योंकि जब मैं थिएटर कर रहा था तो उन दिनों मैं डेली आर्ट थिएटर में था, तो वहाँ पे एक साहब आए हमारे पास में जिनका नाम था सुशील बैनर्जी साहब। वो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर थे ड्रामा डिवीजन के। तो उन्होंने आके मेरा प्ले देखा, मतलब रिहर्सल्स देखी। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एलुमनाई थे। तो बैनर्जी साहब ने मेरा काम देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर हूँ ड्रामा डिवीजन में, तो तुम्हें आके एक ऑडिशन दे दो। तो मैं वहाँ गया, ऑडिशन दिया, तो मुझे फ़ेल कर दिया उन्होंने। और मैंने पूछा जी आप ही ने बुलाया, आप ही ने क्यों फ़ेल कर दिया? कहने लगे कि भई तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है। तब पता लगा कि उच्चारण नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो फिर उसके बाद में उस नज़रिए से अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। देन आई टूक परमिशन फ्रॉम देम कि मुझे आप देखने दें, आप अपनी रिहर्सल्स कैसे करते हैं, तैयारी कैसे होती है। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई, वहाँ से वो बीज पड़ा। और फिर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वहाँ पे, वो बहुत एक्साइटिंग लगते थे। वॉइस ओवर के लिए सबसे पहले आपको कितना वो मिला हो? ₹50। 50 रुपए? जी, जी, ₹50 मिले थे और बहुत बड़ी बात थी वो, उस ज़माने में ₹50। फिर उसके बाद में मुझको तनख्वाह मिलने लगी थी डेली आर्ट थिएटर में, ₹300 मिलते थे। 300 रुपए महीना? ₹300 महीना मिलते थे और मेरे जैसे यंगस्टर के लिए आई एम टॉकिंग ऑफ 1983 तो वो 83 81 में तो मैं पैदा हुआ था। तो आज से 40 साल पहले की बात है। तो उससे ₹300 बहुत बड़ी बात होती थी, खर्च ही नहीं होते थे। अभी मेरे फादर की सैलरी 300-400 रुपए थी हाँ, उस तो टाइम पे। वो ₹300 मिलने लगे थे, तो मैं बहुत अमीर इंसान समझने लगा था अपने आप को। तो लेकिन खैर वो धीरे-धीरे जैसे आप पैसे बढ़ते हैं, वैसे ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं उनके। तो वहाँ से मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं वॉइसिंग की फील्ड में अच्छा काम कर सकता हूँ। और तो अब वॉइसिंग की फील्ड में अगर मैं पूछूं तो आपको ऐसा कब लगा कि एक बड़ा ब्रेक कि हाँ यार इस मूवमेंट से मेरा वॉइस ओवर करियर एकदम पीक पे चला गया? इसकी शुरुआत हुई थी 1994 अप्रैल में। जी, मैं वॉइसिंग के छोटे-मोटे काम करता था और एक दिन मुझे एक फ़ोन आया कि साहब एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग, आपकी अदालत। अच्छा। ज़ी टीवी एक चैनल है
और उसमें दरबान जो हाँक लगाता था वो कि तरुण शर्मा जी आपकी अदालत में हाजिर हो, ये बोलने के लिए उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं चला गया। अब जब मैंने ये काम किया तो जो गुलशन सचदेवा जी डायरेक्टर थे उनको मेरा काम पसंद आया, तो उन्होंने कहा यार तुम एक काम करो, ये एक स्क्रिप्ट है, ये इसका वॉइस ओवर करके बताओ। तो मैंने वो किया, उनको वो भी पसंद आया, तो मुझे फिर उन्होंने वो रजत जी को दिखाई, सुनाई, और रजत जी ने मेरी वॉइस अप्रूव कर दी और मुझे आपकी अदालत की वॉइस उस दिन बना दिया गया। और ईश्वर की कृपा है और रजत जी की कृपा है कि तब से लेके आज तक लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन में मैं उसकी वॉइस हूँ आप आज तक। इंडिया टीवी की वॉइस भी आप जी करते जी हैं, आई थिंक जितने भी उनके शोज और जी जी, इंडिया टीवी के प्रोमोस कमर्शियल्स मेरी आवाज में होते हैं। एक कुछ लाइन इंडिया टीवी के जो आप ओपनिंग के लिए बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं? इंडिया टीवी, बातें कम, काम ज्यादा। अच्छा सर, एक शो बीच में आया होगा इसके बाद, आई थिंक अराउंड 98 समवेयर एक शो आया था, जी क्राइम बेस्ड शो था, जी जी, इंडियाज मोस्ट वांटेड। उसकी आवाज भी आप थे, जी 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 जी। तो वो कैसे आपको मिला? हाँ ये भी क्योंकि वो अपने आप में एक अलग ही शो था जिसने मेरे ख्याल से टीवी इंडस्ट्री की काफी चीजें बदल दी। एक तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल बदल दिया, जी, जो एंकर कैसे प्रेजेंट करते थे, क्योंकि उससे पहले एंकर बहुत आराम से, शांति से और सरल तरीके से बात करते थे, लेकिन उन्होंने जो डायनामिज्म वहां पे दिखाया और उसमें पीछे आवाज आपकी थी, जी। तो वो कैसे मिला आपको? मैं इसी तरह से काम करता था, तो उस शो के जो प्रोडक्शन मैनेजर थे तो वो मुझे जानते थे और मैं उनके साथ में शूटिंग भी करता था। तब तक मैं जी टीवी के एक दो सीरियल कर चुका था, जैसे एक सीरियल था तनाव, जी टीवी पे प्राइम टाइम पे था, तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मैं एज एन एक्टर उसमें मैंने काम किया था, तो वो उसके भी प्रोडक्शन हेड थे। और जब ये शो स्टार्ट हो रहा था तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि बाबला ये एक ऐसा काम है, तुम करोगे? मैं तो बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने मुझे उसके ऑडिशन के लिए बुलाया और मैं उसके ऑडिशन के लिए गया और 5-7 अलग-अलग तरीके से मैंने काम को अप्रोच कर किया। उसमें से ये वाला जो अप्रोच था, काफ़ी एग्रेशन है जिसमें, वो पसंद आया उनको, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट शो। और उसके बाद तो वो शो तो एक अपने आप में बहुत बड़ी आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं ये शो कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जी। जिनको कॉल्स वगैरह आते थे कि ये शो बंद कर दो या ये कर दो वो कर दो, आपको कभी डर नहीं लगा या आपको कभी कॉल्स आए? नहीं, डर तो लगा था, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आई थी, क्योंकि शो की जब शुरुआत हुई थी तो उस शो को पहले के कुछ एपिसोड जिन्होंने देखे होंगे तो फीमेल एंकर थी, लवलीन टंडन थी। जी जी। तो वो फीमेल एंकर थी। उसके बाद में उनको ऐसी कुछ कॉल्स वॉल्स आई, तो शायद या वो उनकी प्रायोरिटीज चेंज होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये शो नहीं करूंगा। तो उसके बाद में सुहेब भाई ने, सुहेब इलियासी जी ने मुझसे कहा कि यार बाबला तुम कर दो इस शो पर। तो मैंने कहा यार उनको फोन आएंगे या उनको धमकी आएगी तो मुझे भी तो आएगी ना। तो मैं कहा मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम आप कर दीजिए, मैं एंकर कर देता हूँ। खैर वो बात वहीं की रह गई बीच में। देन ही डिसाइडेड दैट ही विल एंकर इट हिमसेल्फ। अब मुझे अपना काम करने का तरीका बिल्कुल नए सिरे से ईजाद करना था तब, क्योंकि सुहेब साहब जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, काम को अप्रोच करने का तरीका, जो आपने कहा पहले बहुत सीधे शांत तरीके से काम होता था उनसे पहले के शो में, इस शो के अंदर एक डायनामिज्म था, इस शो के अंदर एक एग्रेशन था, जिसे बोलते हैं कि टेकिंग द क्रिमिनल हेड ऑन, वो वाला अप्रोच था। तो उस तरीके से अपने काम को मुझे नए सिरे से अप्रोच करना था और वो किया, वो बहुत पसंद भी आए वो। सर आपने एक शो किया था डिटेक्टिव करण, अरे वाह, आपको याद है? जी 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 जी। उसके बाद ना आपका बहुत लंबा आपने ब्रेक ले लिया एक्टिंग से, और जी। आप आई थिंक वॉइस ओवर के ऊपर ही थोड़ा ज़्यादा आपने कंसंट्रेशन किया पिछले काफ़ी साल तक। जी जी जी। ऐसा क्यों किया आपने? एक इसके पीछे फाइनेंशियल रीजंस थे, क्योंकि मैं दिल्ली बेस्ड रहा। डिटेक्टिव करण अपने टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था, डीडी मेट्रो पे था, डीडी वन पे था। और डिटेक्टिव करण के साथ साथ एक और शो था चैंपियन, वो क्रिकेट के ऊपर, उस मतलब जो क्रिकेट के अंदर जो बैटिंग वगैरह होती है उस जमाने में वो शो। फिर साथ ही साथ एक और शो था बैटिंग उस जमाने पे, उस जमाने में 98 में, उस जमाने में वो हमने वो दिखाया वो, और बहुत पॉपुलर शो था वो। फिर उसके अलावा एक शो था दस्तूर, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था अपने ज़माने में। एंड ये सारे के सारे जो शोज थे ये 95 से लेके और 2002 तक के बीच के शो हैं, डिटेक्टिव करण ये सब। फिर 2002 तक आते आते
मेरी फाइनेंशियल ज़रूरतें, जाहिर सी बात है बच्चे बड़े हो रहे थे, मुझे भी एक घर चाहिए था, और एक्टिंग में आई बी वेरी अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट, उतना पैसा नहीं मिल रहा था। मेरी ज़रूरत थी पैसे की, मेरे को घर खरीदना था। और ये भी हो गया था कि 96 में मैंने डिस्कवरी चैनल का काम स्टार्ट किया था, जनवरी में। के साथ पे तो हमने बहुत जी जी प्रोमोस करे एक साथ। जी जी, आपके लिए प्रोमोज किए थे। डिस्कवरी के शोज का मैंने वॉइस ओवर्स करना शुरू किया, और वहां से मुझे काम की मकबूलियत तो मिली, साथ ही साथ एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी मिलने लगा। और फिर ये हुआ कि 2002 से लेके ऑलमोस्ट 2010, 11, 12 तक 10 साल मैं वॉइसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। मैंने एक्टिंग बहुत कम की, 1 या 2 शोज के अंदर ही मैंने काम किया। और होता क्या था कि भाई तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो तब क्या होता था कि अगर मैं एक्टिंग करने चला गया कहीं पे, तो जो वॉइसिंग के जो काम होते थे वो सब छूट जाते। देन आई हैड टू डिसाइड कि मुझे अब, आई वॉज फोर्स्ड इनटू अ सिचुएशन कि अब मैं इन दोनों में से किसी एक काम को चूज करूं। करना तो मैं दोनों ही चाहता था, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि इन दोनों में से किस काम को चूज किया जाए। तो मुझे वॉइसिंग, जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, नहीं तो एक्टिंग तो मेरा फर्स्ट लव रही हमेशा से। एक्टिंग से तो मतलब शुरू से बनना आप एक्टर ही चाहते जी जी जी, अब मैं वॉइसिंग भी करता हूं तो उसके पीछे एक एक्टर ही है। अच्छा। फिर आया वो दौर जो कि मेरे को लगता है कि इस देश और दुनिया के लिए गोल्डन पीरियड था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो तीसरी बड़ी इन्वेंशन जो मुझे लगती है वो है इंटरनेट। और इंटरनेट में भी ईमेल भेजने के साथ में जब आप अटैचमेंट भेजने लगे, ऑडियो वीडियो अटैचमेंट, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई अब मैं अपने काम को कहीं पे भी रह के कर सकता हूं। फिर मैंने टेक्नोलॉजी पे काफ़ी रिसर्च की, और मैंने अपनी गाड़ी में एक मोबाइल स्टूडियो लगाया। गाड़ी में? जी जी जी। और बस मैं शूटिंग पे कहीं पे भी जाता था जब, तो मैंने शूटिंग, फिर से मैंने एज एन एक्टर कोशिशें करनी शुरू की। और फिर मेरे को फिर से एक जो मेरी वापसी हुई वो 2011 में हुई, 11-12 में हुई। द ब्लैक रशियन करके एक फिल्म थी, हॉलीवुड की फिल्म, और वो हिमाचल में शूट हो रही थी। और वो फिल्म करने का मुझे मौका मिला, और मैंने ये पहला सवाल ये पूछा, हिमाचल में कहाँ शूट करेंगे? उन्होंने कहा कंडा घाट। मैंने फटाफट जाके देखा कंडा घाट में इंटरनेट है कि नहीं, और टाटा डोकोमो का मैंने एक वो डोंगल से लिया, अपना लैपटॉप लिया, और मैंने अपने एक दोस्त को वहीं शिमला में फ़ोन किया, पूछा इंटरनेट आता? कहता आता। मैं बस ठीक, मैंने हाँ गए। अब उसके बाद में क्या होता है, दिन में हम शूटिंग करते थे, 10 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट करते, बाकी जितनी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आती थी वो सब पाइलअप होती थी। मैं अपना रूम में जाता था, और वहाँ जाके जो मेरा जो मोबाइल स्टूडियो था वो लगा हुआ होता था, उसमें बैठ के मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग करके मेल करता रहता था सब लोगों को। तो उससे ये हुआ कि मेरा जो एक जो फाइनेंशियल सस्टेनेंस है वो बनी रही है, वो बनी रही। तो ये वो दौर है जो 2011 से लेके आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, जिसमें कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं वॉइसिंग भी करता हूँ। मैं अभी आपसे बात करूंगा, उसके बाद में जाके हो सकता है मुझे कुछ अर्जेंट वॉइस ओवर होगा तो मैं अपनी गाड़ी के स्टूडियो से ही करके उसको। WWE के लिए भी आप वॉइस करते हैं? जी जी, मैं WWE की वॉइस रहा, फिर AEW की वॉइस अब इस वक्त हूँ, डायनामाइट और रसलमेनिया, इस तरह के तमाम प्रोग्राम जो इंडिया। अगर सर रॉक को, अगर जैसे जो रॉक जो आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा रेसलर मान लो, या इस टाइम तो सबसे बड़ा एक्टर भी द रॉक ही है। जी जी जी। सर अगर वो एंट्री कर रहे हैं तो उनका जो एंट्री करने का जो वो आप बोलते हैं जो वहाँ के प्रोजेक्टर, वो कैसे बोला? हम उसको इंडियनाइज करते हैं, क्योंकि कंटेंट को लोकलाइज करना होता है। वो अपने यहाँ पे उनका एक तरीका होता है, अगर वो जब एंट्री लेते हैं रैंप से रिंग की तरफ आते हैं, हम उसको लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में, ताकि सब लोगों के साथ में उनकी एफेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि उनका एक कनेक्ट बन जाए। तो मान लीजिए अगर रॉक आ रहे हैं या कोई भी फॉर दैट मैटर आ रहा है, तो उसके अंदर मैं पहले ये देखता हूँ कि उसकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, वो कितना लंबा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ फिजिकल माइट की काफी डोमिनेंस होती है। जैसे खली आ रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल, रॉक है या खली है, तो अब अगर मान लीजिए खली आ रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल, और अब तशरीफ ला रहे हैं लहीम शहीम चट्टान के जैसी छाती लिए हिंदुस्तान के पंजाब के पंजाबी गबरू खली,
रैंप से एक एक कदम चलते हुए ये रिंग की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रैंप भी कांप रहा है क्योंकि आ रहे हैं खली। खली का एक हाथ, कहते हैं कि अगर किसी को पड़ जाए तो फिर उसके बाद में वो पानी नहीं मांगता, और खली जाने जाते हैं जब वो किसी की छाती पे अपना पंजा छाप देते हैं तो वो छाती टूट जाती है। क्या आज फिर से वही सब देखने को मिलेगा? क्योंकि खली के सामने खड़े होने जा रहे हैं लहीम शहीम, एकदम पहाड़नुमा शरीर लिए रॉक। क्या ये मुकाबला एक एक्सप्लोसिव रिजल्ट लेके आएगा? हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एड्रेनलिन रश कमाल का है, जोश से लबरेज है पूरा का पूरा अरीना। एंथम गाया जा रहा है खली के लिए और रॉक के लिए। अब युद्ध का बिगुल बजने को तैयार है, लेकिन उससे पहले देखिए डिस्प्ले पर है वो चैंपियनशिप बेल्ट जो है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट। आज ये दांव पर लगी है, कौन लेकर जाएगा इसको? हर कोई ये जानना चाहता है। युद्ध का बिगुल बजा और दो मतमस्त हाथी एक दूसरे से भिड़ गए। अमेजिंग। अच्छा, आप ये वॉइस ओवर तो एकदम एनर्जी वाला है। आपने एनिमे भी किया जी, एनिमेशन भी बहुत किया जी जी। है, जापानीज एनिमे आपने किया है। एक एक कैरेक्टर आपका फेमस भी बहुत हुआ है। वो जापानीज कॉप है कोचिकामे में, रियोत्सु। रियोत्सु 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 बहुत क्यूट कैरेक्टर है। वो एक जापानीज पुलिस वाला है, हवलदार है, और जिंदगी से कुछ बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है उसकी। और ये एनिमेशन के मैंने कोई 6 सीजन किए थे, कोई कोई 250-300 एपिसोड किए थे। और जो बच्चे सन 2007-8 से लेके 11-12 तक बड़े हुए, वो आज भी उसके साथ में खुद को जोड़ के देखते हैं। मुझे बहुत सारे उनकी मैसेजेस आते हैं कि एक बार फिर से उसको कीजिए। तो एक लाइन अगर आप ryotsu की आवाज में बोल दे कुछ रियोत्सु, बच्चों के लिए। ए देखता है क्या, रियोत्सु आ गया, टन 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 टन। ए देखता है क्या, रियोत्सु आ गया। ए रिको, मैंने सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, मुझे भी उसके जैसा हैंडसम बनना है। मेरे ये बाल है ना एकदम कांटे के जैसे, इनको एकदम सिल्की सिल्की बनाना है। मुझे पता लगा तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करती हो, मुझे किस करोगी जब मेरे बाल सिल्की हो जाएंगे। वो कुछ इस तरह का कैरेक्टर है, वो बहुत दिल का भोला भाला सा है। तो सर ये तो हो गया आपका वॉइस ओवर का। ये आपने 2000 के बाद ऑलमोस्ट 2010 तक थोड़ा ब्रेक लिया एक्टिंग से जी और सिर्फ वॉइसेस के ऊपर वो किया। तो उसके बाद आपने दोबारा एक्टिंग शुरू करी। आई थिंक एक शो आया था बीच में, डेली शो था जी, महक। महक। महक, आप महक की बात कर रहे महक हैं की जी। बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने 2-3 आप वेब सीरीज भी आपने करी है। टप्पर में आपका जी किरदार काफी पसंद किया गया। जी। पर में रंगरेज है, रंगबाज। रंगबाज में रंगबाज। आपका, मैंने बल्कि आपको कैट जो एक शो था नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे, जी उसमें भी आपका रोल था। जी। तो आपको क्या बेटर लगता है, डेली सोप या वेब सीरीज? या इन दोनों का एक अलग चार्म? देखिए, अपने 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 स्लॉट में दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। डेली सोप करने में आपको एक कन्वीनियंस रहती है। आप जब एक कैरेक्टर करते हैं डेली सोप में, जैसे मैंने ये महक जो ZTV के लिए किया था, उसमें रवि शर्मा कैरेक्टर था। वो बहुत एफेबल, बहुत प्यारा सा पंजाबी कैरेक्टर है। ना करोल बाग के करोल बाग चांदनी चौक का रहने वाला है, वो वैसे वाला कैरेक्टर है। डेली सोप में क्या होता है कि जब आपका, क्योंकि डेली सोप रोज आ रहा है तो आप रोज दिखते हैं, तो आपका अगर डेली सोप सीरीज जो है पॉपुलर होगी तो आप रातों रात बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। और फिर उसमें एक और बात होती है, आप जब पॉपुलर होते हैं तो वो कैरेक्टर पॉपुलर हो जाता है। आप अपने नाम से नहीं जाने जाते, उस कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। फिर एक कन्वीनियंस हो जाती है उसमें। कन्वीनियंस क्या होती है कि आप पॉपुलर हो गए, फिर डेली सोप में आप क्योंकि पॉपुलर हुए हैं और आप TRP लेके आ रहे हैं, तो आपसे वो ना वही कराते रहेंगे जिसकी वजह से आप पॉपुलर। टाइप का आप 1 मिनट के लिए कह लिए टाइपकास्ट, दूसरी बात कह सकते हैं आपके लिए कन्वीनियंस हो गई, ठीक है ना, क्योंकि वो बिक रहा है, ठीक है। वो उसको वैसे ही आपको बार 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 दिखाना शुरू करेंगे। आपको वो काम करने में फिर कोई एफर्ट नहीं डालना होता, आपके सिस्टम के अंदर एक हिस्सा बन गया। आप उसको लगातार करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और रेगुलर आप महीने में 20 दिन 25 दिन काम कर रहे हैं, तो आपको शूटिंग कर रहे हैं, तो आपको अच्छा पैसा भी मिल रहा है। एक तो उसका जो अच्छा पक्ष है वो ये है।
और फिर उसकी आपकी एक ऑडियंस मिल जाती है, एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस मिल जाता है आपको। आप देखते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे अचानक से आपके फॉलोअर्स बड़े सारे बढ़ गए हैं जी। और क्योंकि वो पॉपुलर होता है तो जाहिर सी बात है वो चैनल की प्रॉपर्टी होती है, वो उसको पूरी दुनिया में ले जाके डब करते हैं। महक को शायद 35 या 37 भाषाओं में डब करके पूरी दुनिया में दिखाया गया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे रशिया से, साउथ अफ्रीका से, क्या कहते हैं, टर्की से, दूर दराज मतलब ट्रिनिडाड टोबैगो से, वहां से मेरे फैंस बन गए लोग, क्योंकि वहां उन भाषाओं में उसको डब कर दिया गया था। और वो मुझको, तो आपकी अचानक से आपका ऑडियंस बेस बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट, आप साल बोल लीजिए या 1.5 साल बोल लीजिए, जैसा आपने कहा टाइप कास्ट हो गए, आपको अंदर ही लगने लगता है यार मैं, एज एन आर्टिस्ट थक जाता है। आप थक जाते हो, आप बार बार एक ही चीज करे जा रहे हो, आप थक जाते हो, थक ही नहीं जाते हो, फिर आप ये कहते हो यार कहीं इसकी वजह से मेरा करियर ना खत्म हो जाए। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कुछ और नहीं कर पाए। जी, और उसकी एक और वजह होती है कि जब आप डेली सोप कर रहे हैं और कामयाब डेली सोप का आप हिस्सा हैं, तो मार्केट को तो ये पता है कि भाई आप महीने में 20-22 दिन आप यही काम कर रहे हैं, तो जो नया काम है वो आता ही नहीं है आपके पास में। वो लोग कहेंगे यार टाइम ही नहीं दे पाएगा, आप तो टाइम ही नहीं दे पाओगे ना उसको। तो उसकी वजह से मेरे हाथ से बहुत बड़ी बड़ी 3 फिल्में निकली। अच्छा, कौन कौन सी आप बता सकते अभी मैं बोलना अच्छा नहीं लगता है उनके बारे में, क्योंकि दूसरे एक्टर्स ने की हैं, तो वो उनका हक है वो उसकी क्रेडिट को लेने का। लेकिन हाँ, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, अच्छा, मेरे हाथ से इंडिया के बहुत बड़े फिल्म मेकर्स की 3 फिल्में, 2 या 3 फिल्में, हाँ, ऑडिशन दे दिया था मैंने ऐसे ही पंगे में कि यार ऑडिशन तो देख के देखें, पता लगेगा ना कि हमारी औकात क्या, कितने पानी में। तो वो उसके बाद में उन्होंने फाइनल कर दिया, पैसा भी अब वो कह रहे हैं आपकी मर्जी का ले लीजिए। अच्छा। अब मैं यहाँ पे कमिटेड हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और निकल नहीं सकता हूँ। तो देन आई रियलाइज्ड कि भाई नहीं, काम हाथ से निकल रहा है, मतलब काम है भी, आपकी ग्रोथ रुक रही है, आपकी ग्रोथ रुक रही है। आपकी ग्रोथ रुक रही है। तो फिर उसका एक नेचुरल कल्मिनेशन हुआ अपने आप। वो सीरीज मैंने 2.5 साल की, करीबन 2.5-3 साल की, उसके बाद में वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद में डेली सोप करने के बाद में एक बहुत बड़ा पॉज आ गया, क्योंकि फिर आपको मार्केट को बताना था हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। नहीं कर तो सकता हूँ, तो सबको पता ही है, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ और मैं करना चाहता हूँ। तो वो मुझे टाइम लगा वो बताने, लेकिन इस दरमियान एक तो किस्मत ने साथ दिया। मुझे अनिल कपूर प्रोडक्शंस की, कपूर साहब की फिल्म वीरे दी वेडिंग मिल गई। वेडिंग आपने हाँ, और वो उसमें काम मेरा बहुत बड़ा नहीं था, 3 दिन का काम था, 4 दिन का काम था। वो फिल्म, आप क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म में आप नजर आ रहे हो और इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ में आप नजर आ रहे हो, तो उसकी एक रिकॉल वैल्यू है, उसकी एक शेल्फ लाइफ है। तो वो फिल्म देखने लगे लोग, तो लोगों को बोले यार ये फिल्मों में कौन है ये आदमी। तो फिर मुझे कॉल्स आने लगी कास्टिंग डायरेक्टर्स की कि आप अवेलेबल हैं। मैं कहा हाँ जी मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। तो ऑडिशंस देने शुरू किए। तो फिर एक वेब शो मिल गया, एकता जी का वेब शो था Z5 के लिए, फितरत। तो वो किया, वो काफी पसंद किया गया। हम लोग सब बात कर रहे थे कि आपको 32 साल लग गए इस मुकाम पे पहुंचने में। जी, अभी इसके आगे क्या देखते हो आप? ये 32 साल ने मेरे 32 दांत अब आए। अच्छा, मैं ये मान के चलता हूं कि अभी तो शुरुआत हुई है, आई लुक एट इट लाइक दिस। और मैं ये जर्नी जो है, इस जर्नी का मैंने एक एक पल एंजॉय किया। हम जब बात कर रहे हैं, पिछले आधे घंटे से बात कर रहे हैं, मैंने कुछ सोच के तो कोई बात कही नहीं, कोई पॉलिटिकली करेक्ट होने की भी कोशिश नहीं की है। उसकी सिंपल वजह यह है कि मैंने इस पूरी जर्नी को, एक एक पल को, हर पल को, अच्छा है बुरा है, मैंने उसको उस पल को जिया है। और मुझे लगता है कि किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच के मैं खुश हो जाऊंगा ऐसा मान के मैं चलूं तो मैं गलती कर रहा हूं। मैं वो जो सफर है ना, उस सफर को एंजॉय कर, सफर ज्यादा एंजॉयमेंट। हाँ, क्योंकि देखिए आप अगर 30 साल बाद एक मुकाम पे पहुंच के अब कह रहे हैं जी अब मैं खुश हो जाऊंगा, तो 30 साल तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आपने निकाले होंगे, बड़ी दुखी होकर निकाले होंगे। वो जरूरी है कि हम वो 30 साल का एक एक लम्हा, वो जो प्रोसेस है जिसमें आप सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं, उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको बहुत एंजॉय किया, उसको तो दिल से एंजॉय किया मैंने। सर, आपका अभी एक वेब सीरीज आया था टप्पर, जो जी। काफी फेमस भी हुआ, तो आपके किरदार की तारीफ भी बहुत हुई, उसको काफी
अवार्ड्स भी काफी उसको जी मिले शो जी जी, फिल्म फेयर में काफी उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है कि वो पर्सनल लेवल के ऊपर मेरे मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था कि आप जब काम कर रहे होते हैं और आपके काम को पसंद किया जा रहा होता है, तो सबकॉन्शियसली आप अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, क्योंकि आप कामयाब हैं और आपसे उम्मीद भी यही की जाती है कि सर आप ऐसे ही करो। तो आप एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, और वही कंफर्ट जोन जो है आपका जो है दुश्मन बन जाता है। कब तक आप एक ही तरह का काम करके उसको आप बेच सकते? नहीं बेच सकते ना। कैसे चैलेंज किया हुआ टिम्बर ने आप? हाँ, अब ये हुआ ये कि ये मुझे आई एम थैंकफुल टू मुकेश छाबड़ा जी, उनकी कास्टिंग टीम से मुझे ये एक ऑडिशन आया था, और वो ऑडिशन मैंने जब उनको करके भेजा तो मुझे वहाँ से एक वॉइस नोट आया कि बाबला जी आप ना इसमें ना बिल्कुल ही नेचुरल हो जाओ, जस्ट डोंट एक्ट। बी योरसेल्फ। आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टर को सूट करती हैं। आप उससे पहले एक 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 कॉन्शियस एफर्ट होता था मेरे काम के अंदर। तो उन्होंने दे वर वेरी नाइस, उनका मेरे बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से उन्होंने मेरे से कोई 5 या 6 बार मेरा ऑडिशन किया। अच्छा, मतलब एक बार में ओके नहीं हुआ? ना ना। अच्छा। और फिर उसके भी 1-1.5 महीने के बाद में उन्होंने एक और ऑडिशन और फिर किया, और फिर मुझे अजीत पाल सिंह जी जो डायरेक्टर हैं शो के, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका और जार पिक्चर्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं उसके बाद में कोई वर्कशॉप नहीं की उन्होंने मेरे साथ। अच्छा। कुछ नहीं किया उन्होंने। अब मैं सोचूं मैं काम को अप्रोच कैसे करूँगा, तो समझ में नहीं आ रहा भाई सेट पे जाकर किस तरह से वो काम को अप्रोच कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा मैं ना एक दिन पहले आना चाहता हूँ वहाँ पे, ताकि मैं देखूँ जाके सेट पे वो काम को कैसे अप्रोच करते हैं। तो कह रहे नहीं आप बस उसी दिन चाहते नहीं होंगे ना कि आप एक माइंड में अपना इमेज फिक्स हो जाए। तो मैं जब गया वहाँ पे, तो मैं सेट पे मैं सुबह, मुझे 12 बजे के करीब दोपहर को बुलाया गया। मेरा काम शाम 5 बजे का था। मैं उनका आप वैनिटी में बैठिए, मैं नहीं, सेट पे जाके कोने में खड़ा हो गया। मैं देखना चाहता था कि वो काम को अप्रोच कैसे कर, और लगा कि नहीं मुझे 5 घंटे में कि वो कोई स्ट्रेस है काम करने में या कोई एफर्ट है काम करने में, पर काम बहुत अच्छा होता है। बस मैंने पहला शॉट देने से पहले अजीत पाल जी से ये पूछा कि सर आप किस जोन में? कहते जस्ट बी योरसेल्फ। और मैंने सरेंडर किया वहाँ पे अपने आप को। मैंने कहा कि अब तक की जो अक्वायर्ड नॉलेज है, जितना भी मैंने सीखा है, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है या समझ है, उस हिसाब से मैं काम को अप्रोच करता था। आज लेट मी अनलर्न, जो सीखा है उसको भूल के, स्लेट को साफ करके एक नए तरीके से अपनी स्लेट मैंने उनके सामने रख दी। आप जैसे लिखोगे इस पे लिखो, मैं काम करता। चाय आ गई, चाय लिया भाई, चाय लिया, ले ले आने दे। तो वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हालांकि उसमें क्या हुआ, अच्छी बात क्या हुई, अगर मैं सरेंडर नहीं करता, अगर मैं उनके सामने, तो मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ। ले आओ भैया, थैंक यू चीनी का मैंने, थैंक यू, बढ़िया था। तो अगर मैं सरेंडर नहीं किया होता मैंने, तो मैं रेजिस्ट कर रहा होता उनके हर काम को, नॉट नोइंगली, बट मेरे सिस्टम के अंदर वो था, और वो क्लैश करता उनकी सोच के साथ में। मेरी सोच और उनकी सोच जो है एक दूसरे से टकराती। तो मैंने अपनी सोच को, तो मैंने बोला भाई इसको तो जेब में साइड में रख दे, और मैंने सरेंडर किया। मैंने सिर्फ ये कहा अपने आप से कि जैसा ही कह रहे हैं वैसा तू करता जा। पहले दिन हल्की सी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इट वाज जस्ट सो वेरी इजी, फ्लॉलेस, एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर अजीत पाल सिंह। उन्होंने कभी भी फील तक नहीं होने दिया कि उनकी सोच के साथ में मैं कहीं पे भी जेल नहीं कर पा। तो बाकी स्टार कास्ट थी, मुझे जो उसमें एक मेन जी 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 जी, मतलब लेजेंडरी एक्टर है, जी जी बिल्कुल, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? एज ऑलवेज फैंटास्टिक। और मज़ेदार बात क्या है, ये हम 2021 की बात है जब हमने शूट किया था इसको, 2 साल पहले। लेकिन उससे पहले मैंने पवन जी के साथ में एक और टेलीफिल्म की थी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में, और ठीक 30 साल पहले
1991 में वो टेलीफिल्म की थी, और वो बहुत अच्छी टेलीफिल्म थी उस समय की। आकाश प्रहरी शायद उसका नाम था, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर थी। तो वो जैसे ही मुझे मिले, उन्हें एक एक पल, एक एक लम्हा याद था हमारी उस मुलाकात का, कुछ दिन जो हम साथ में रहे और हमने इकट्ठे काम किए। और जितनी शिद्दत से प्यार से वो तब मिले थे, उतनी शिद्दत और प्यार से अब मिले। और जैसे मैं आपसे गप मार रहा हूं, मैं सॉरी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, गप बिल्कुल गप बात ही चल रही है। हाँ, तो उन्होंने कभी भी कोई औपचारिकता का प्रदर्शन नहीं किया। He was never formal. Even though he's such a big actor. आप देखो ना कि मैं एक पीले रंग की, मैं एक कुर्ता पहन के सेट पे गया, वैनिटी में गया, और मैंने उसके बाद में कॉस्ट्यूम चेंज की, उसको मैं लंच ब्रेक में, और मैं लंच ब्रेक में मुझे वो क्या कहते हैं कि ओ यार तेरा कुर्ता बहुत सेक्सी है यार, वो कितों लेता सी, पंजाबी में मुझसे बात करते हैं। मैं कहने मुलदरा वो तो दिल्लियों लेता सी, जे मैंने कितों लेता सी, मैंने भिजवा दे। मतलब ये नहीं कि मैं खरीद लूंगा, आप भिजवा देना। और मतलब ही वुड इंश्योर कि खाना खाते हुए वो ऐसे जोक्स क्रैक करें कि सो दैट ही ब्रेक्स द आइस खुद ही। मतलब वो, मैं तो खैर उम्र में बड़ा हूँ, और बाकी जो एक्टर्स हैं बड़े अच्छे एक्टर्स हैं उसमें, सीरीज में गगन अरोड़ा है, परमवीर चीमा है, साहिल मेहता है, तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। वो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, और उनके साथ भी वो ऐसे गप मारते थे और जोक्स करते थे। उनको भी फील नहीं होता था कि कभी नहीं, ऐसे एक्टर के साथ काम, कभी नहीं, कभी कभी। सर आपको क्या लगता है ये वेब सीरीज या OTT प्लेटफॉर्म आने से जो जैसे पवन भी जैसे एक्टर्स हैं जिनको उनका आई थिंक कि उनको उनका ड्यू नहीं मिला, तो आपको लगता है कि ये OTT आने से या जितनी भी वेब सीरीज वगैरह या यूट्यूब या इन सब चीज़ों से एक्टर्स को थोड़ा बेनिफिट हुआ है? थोड़ा क्या, बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, वो ये हुआ है, एक तो अभी तक जितना भी कंटेंट आया है उसमें एक चीज कॉमन है सारे कंटेंट में, एक नहीं दो कह सकते हैं। नंबर एक, कंटेंट इज द स्टार, कहानी जो है वो सबसे ऊपर है। और नंबर दो, कहानी के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, जगह के अनुसार कास्टिंग हैज टू बी वेरी परफेक्ट। कास्टिंग का वेब सीरीज में बहुत बड़ा जी जी जी। पहले इससे पहले क्या था, ये कहा जाता था कि आप वैसे लगे, उस किरदार के जैसे लगे, कॉम्प्लीमेंट होता था, यार आपने अच्छा काम किया, आप उस किरदार के जैसे लगे। आप लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे थे, लगे। लेकिन अब यहां पे ये है, आप हो। तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और ये कंटेंट क्योंकि स्टार है, तो कंटेंट को कास्टिंग जो है वो सपोर्ट कर रही है। इसीलिए जितने यंगस्टर्स को, अननोन फेसेस को भी जी काम मिला, लीड में चांसेस मिल रहे हैं जी। और वो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक्सेप्टेबिलिटी हुई है ऑडियंसेस ने, एक अलग से एक सेगमेंट बन गया ऑडियंस का, जो कि ये OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर मंथली सब्सक्रिप्शन है, पैसा देते हैं और फिर देखते हैं उसको, फ्री में नहीं देख रहे वो। अब ये देखिए, ऐड नहीं चल रही है उसके बीच में, तो वो पैसा देख के वैसा कंटेंट देख रहा है। इसका मतलब यह है कि उसको क्वालिटी की जरूरत है। स्टार वर्शिप हो सकता है कुछ केसेस में हो, लेकिन OTT पे ज्यादातर कंटेंट और कास्ट, ये दो चीजें मैटर कर रही हैं मेरी समझ से। तो मुझे एक राज की बात आपसे पूछनी है जी कि एक तो मैंने आपके साथ भी काम किया हुआ है, हम लोगों ने शूट भी किया हुआ है, जी जी, ठीक है। अब आप जब आउट स्टेशन पे जाते हो, क्योंकि आप जब भी शूट्स पे आते हो, VOD करने आते हो, तो खाना अपने साथ लेके आते हो जी। आउट स्टेशन पे कैसे मैच करते हो, खाना यहाँ से जाता है? नहीं, आउट स्टेशन पे जब मैं जाता हूँ, इसका बहुत बढ़िया किस्सा है। मैं अपने साथ में अपना, मतलब मान लीजिए अगर मैं 10 या 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं कुछ ड्राई खाना अपने साथ में, अपने ड्राई फ्रूट लेके कुछ जाते हो? मैं जाता हूँ जी, बिल्कुल जाता हूँ साथ में। मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता। मैं अपने साथ में अपने ब्रेड लोफ हो गए या अपना नमकीन का पैकेट हो गया। मैंने आपके मैं इंस्टा वगैरह पे वो देखता रहता हूँ, कचौड़ी खा रहे हो, छोले भटूरे खा रहे हो, वो पंजाबियों वाला जो होता है ना कि भाई हफ्ते में एक दिन तो छोले भटूरे चाहिए। जी जी जी। तो वो तो नहीं मिलता होगा आपको बाहर? नहीं, बाहर जाके मैं वो रिस्क भी नहीं लेता।
अगर वो खा के पता नहीं, अब यहाँ पे तो पता, अपने शहर में है तो पता है कि कहाँ किस तरह की चीज़ मिलती है, तो वो खा के वो पच भी जाती है। लेकिन बाहर जाके ये डर लगता है यार कुछ गड़बड़ हो गई तो अगले दिन सुबह शूटिंग कैसे होगी, अगले दिन सुबह शूटिंग नहीं हो सकती ना, काम नहीं हो सकता है फिर। लेकिन हाँ, मैं अपने साथ में, मुझे याद है, मैं ये इस तरह से जो सामान लेके जाता हूँ, तो हम लोग पटनी टॉप पे शूटिंग कर रहे थे आउटडोर। अच्छा, कौन सी शूटिंग? पटनी टॉप में एक दूरदर्शन का एक शो था, अच्छा। और आउटडोर में शूट कर रहे थे हम, और मौसम बड़ा खूबसूरत था उस दिन, और पहाड़ में कब बादल आ जाए और कब बारिश हो जाए आपको पता नहीं। तो खाना वहाँ पे जो केटरिंग वाले थे वो बाहर ही बना रहे थे, गलती थी उनकी, अचानक से बारिश हुई और सारा खाना खराब हो गया। अब पूरी यूनिट बैठी हुई, क्या खाएंगे? तो मैंने कहा देखो भाई सुनो, मेरे पास में मेरे कोटे की 2 बड़ी ब्रेड्स हैं, और साथ में भुजिया है, और साथ में पूरी ब्रिक है 2 मक्खन की। अब एक ही काम हो सकता है कि ब्रेड लो, उस पर मक्खन लगाओ और भुजिया उस पर लगाओ और खाओ, गुजारा कर लो, फिर खाना बन जाएगा, फिर खा लेंगे। और ऐसा कोई और इंसिडेंट जो आप बताना चाहो शूट पे, जो थोड़ा सा मजाकिया हो, थोड़ा सा नॉटी? मैं शूट कर रहा था, ऐसे क्या हुआ कि एक मुझे वो बात याद करके आज भी बहुत हंसी आती है। एक एक सीक्वेंस थी, एक टेलीफिल्म के लिए हम शूटिंग कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि मुझे एक फ़ोन करना था, और फ़ोन करके और मुझे सामने किसी को ये बताना था, दूसरी तरफ जो एक्टर मौजूद थी, कि आज जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आएगा तो तुम उसको गुलाब के फूल लेके आएगा वो तुम्हारे लिए, ठीक है ना? रोज़ लेके आता है, अगर ना लेके आए तो उससे ये ज़रूर पूछना कि मनोहर मेरे लाल गुलाब कहाँ हैं? तो अब मैंने फ़ोन उठाया, और मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअली लाइव फ़ोन था, चालू था, फ़ोन चालू था वो। मैंने ऐसे ही रैंडमली एक नंबर डायल कर दिया, अच्छा, वो मिल गया। और वो मिल भी गया, और सामने से एक लेडी ने फ़ोन भी उठा लिया। शुगर है लेडी नहीं उठाया, लड़के ने उठाया होता तो बहुत खराब होता। अब मैं उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि सुनो, आज जब वो आएगा तुमसे मिलने के लिए, तो तुम मुझसे बोलना कि मनोहर मेरे लाल गुलाब कहाँ है? अब जो उसने मुझे गाली देनी शुरू की वहां से, उसने जो मुझे गाली देनी शुरू की फोन पर, और मैं हंस रहा हूँ, बहुत प्यार से हंस रहा हूँ, और मैं अपनी लाइन बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा आपको लग रहा होगा कि कोई एक्टर ही होगा सामने। हूँ। उसने मुझे जब के कोसा, उस औरत ने, तमीज नहीं है तुम, तो वो शायद वो लेटी थी, दोपहर 2:30-3 बजे का टाइम था, वो सोई होगी अपने घर में। उसको एक पल का लगा था कि शायद उसके हस्बैंड का फोन आ गया, तो मैं कहा हेलो, हाँ क्या हाल है, ठीक ठाक हो, क्या कर रही हो? उसके बाद में उसने जो मुझे लताड़ा है फोन के ऊपर, मैं हंस हंस के, उसके बाद में फोन जब डिस्कनेक्ट हुआ और शॉर्टकट हुआ, और मैंने बताया लोगों को वहां पे, तो कहने यार फिर से दोबारा रीडायल करो। उसके से गालियां खाओ। रीडायल करो, उसके बाद में तो शरारत बन गई वहां। अच्छा, आपने रीडायल किया? नहीं, मैंने नहीं किया, दूसरों ने करना शुरू कर अच्छा, उसी को। दिया। तो खैर इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, तो बहुत मजा आया उस दरमियान, काफी मजा आया उसमें। सर, ये सारी बातें तो हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। बच्चे क्या कर रहे हैं? वाइफ तो आपके साथ ही रहती है दिल्ली में, मुझे मालूम है। जी आपके बेटे के साथ भी मैंने काम किया ना, हमारा तो एक फैमिली वो हो गया है जी कि आपके साथ भी, बाप के साथ भी काम कर रहा हूँ मैं, बेटे के साथ भी काम कर रहा जी हूँ। जी जी। तो वो क्या कर रहे हैं दोनों? बड़ा बेटा उपलक्ष्य पोचर बॉम्बे में है, और अच्छा काम कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो वो अभी भी वही कर रहा है? वो वॉइस ओवर्स कर रहा है, अभी मार्वल की एक सीरीज उसने मून नाइट की थी, अच्छा, इसके लिए उसको अवार्ड मिला। मून नाइट का आई थिंक उसने मेन कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर उसी ने जी करे। जी, उपलक्ष्य नहीं किए हैं, और बहुत मकबूलियत मिली उसके काम को, बहुत पसंद किया गया, और उसका कुछ मन नहीं है एक्टिंग में? बिल्कुल वो तो गया तो एक्टर बनना ही है वहाँ अच्छा, पे। वो भी एक्टर नहीं है? हाँ जी, पर मैंने हमेशा से यही बोल के रखा है कि देखो एक्टिंग बहुत अच्छी होती है अगर आपकी जेब में 2 पैसे हैं तो। पैसे की मजबूरी की वजह से आप गलत काम करने पे मजबूर नहीं होते हैं, पैसा कमाने की मजबूरी से। तो इसलिए अगर आपके पास में एक स्टैंड बाय हुनर है, 1 या 2, वो भी इसी प्रोफेशन का है, तो आपको पहले ज़रूर वो करना चाहिए, जिससे आपको आपके पास में एक रेगुलर ऑलवेज हेल्प यू टू वॉइस ओवर, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप लोगों से मिलते हो, क्लाइंट से मिलते हो,
प्रोड्यूसर्स से मिलते हो तो उनको भी पता चलता है कि यार इसमें एक काबिलियत है एक्टिंग की। हाँ नहीं, अभी उसने 2 अच्छे काम किए हैं जो रिलीज होंगे तो तभी हम उसके बारे में बात करेंगे। वेब शोज उसने किए और 1-2 शोज उसने एंकर किए जो कि पसंद किए गए। वॉइसिंग में वो अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसकी अपनी एक फॉलोइंग है उपलक्ष की और उसके अपने पॉडकास्ट हैं। और ये तो हो गई सर बड़े वाले की बात, छोटे वाला छोटा अमोघ है। अमोघ जो है उसने एक्साइसी से फिल्म मेकिंग में पोस्ट डायरेक्टर। जी पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद में उसको वहीं से ही कैंपस प्लेसमेंट मिल गई प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज़ में। और प्राइम फोकस में वो कलर ग्रेडिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और काफ़ी अच्छा काम किया था 6 साल। अब उसने नौकरी छोड़ दी है। अच्छा, अब वो उसके पास में अपना काम है और काफ़ी अच्छा काम है। बड़े बड़ी एड फिल्म्स के लिए कलर ग्रेडिंग कर रहा है। कुछ 1-2 फिल्मों के लिए कलर ग्रेडिंग कर रहा है। म्यूजिक वीडियोस बड़े सारे हैं जिनकी कि वो कलर ग्रेडिंग कर रहा है। हॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट तो खुद एज अ फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर अब काम कर रहा है। उसने नौकरी अभी छोड़ दी तो ही इज़ हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। और मुझे भी अब ये तसल्ली है कि बच्चे गुणी हैं, बच्चे मेहनती हैं और अब वो कुछ कर लेंगे। मतलब आपकी ड्यूटीज पूरी हो गई। नहीं, माँ बाप के लिए तो बच्चे सारी उम्र रहते हैं। माँ बाप के लिए तो आप ड्यूटीज एटलीस्ट फाइनेंशियली वो सेटल्ड है तो अब आप खुल के जो आपको करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। नहीं, वो तो है। वो तो है। इसमें देखिए क्या होता है जब आपके बच्चे फाइनेंशियली सही रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हर माँ बाप के लिए वो एक बहुत अच्छी परिस्थिति होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि भाई अब वो खुद मुख्तार हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब अपने फैसले भी वो खुद लेते हैं, हमसे सलाह मांगते हैं तो हम सलाह देते हैं। और मेरे ख्याल से यही ऐसा ही होना चाहिए और बच्चों को सही रास्ते पे आगे भेज के अब वो अपनी जर्नी को वो तय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जानते हुए। और जब फीडबैक उनकी फील्ड के, हमारी फील्ड के बाकी लोग आगे देते हैं कि हमने उपलक्ष्य के साथ काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा, तो वो वाकई एक सीना चौड़ा हो जाता है। या अमोक का काम जब आता है जो उसने देखते हैं। जी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि अब तो हम उनसे सलाह मांगते हैं अच्छा, जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पे कि भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है आज की जो जनरेशन है इसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। उसकी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है और अपडेटेड है, ये मानना पड़ेगा हमें। तो ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैं अब पिछली जनरेशन का हो गया। नहीं, टेक्निकली वो हमसे ज़्यादा समझदार है। और क्योंकि मेरा भी कितना एक्सपोजर है सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, आपकी तो काफी सोशल मीडिया पे आपकी तो 25 ये बच्चों ने ही करवाया, उन्होंने ही शुरू करवाया था और फिर उन्होंने लेट शुरू किया, नहीं तो अब तक हो गए होते 10-12 लाख। उन्होंने ही शुरू करवाया। तो इसलिए जो दुनिया में तमाम तरह की जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है, आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनका एक्सपोजर हमसे ज़्यादा है। तो उसमें हमको मानना चाहिए वो, और उनसे सीखना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। मुझे इंटरनेट बैंकिंग करनी नहीं आती थी, मैंने अपने बेटे से सीखी। वो भाई ये होती कैसे है, ऐप नाम की चीज़ क्या होती है, मेरे को पता नहीं होती थी, मैंने उन्हीं से सीखी है। धीरे धीरे कर करके मतलब किस तरह से ऑनलाइन इन्वेस्टिंग की जाती है, आप ये सब मैंने उन्हीं से सीखा। तो ये सब देखिए क्या है, जो चीज़ उनके पास है तो उसको मानना चाहिए। तो अब इसके बाद क्या प्लान है, मतलब आप एक लेवल पे आप पहुंच गए हो, इसके आगे का क्या प्लान है? अब आपको कहाँ कहाँ और नया देखने को मिलेंगे? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। पहली बात तो टेंशन नहीं रखनी मैंने अपनी लाइफ में, आप बहुत कर ली। I keep telling myself I'm a very peaceful, very happy, contented soul, and I'm absolutely fit and fine to work and do what I always wanted to do. I'm very passionate about it. Don't worry about it. हाँ, काम के लिए चिंता नहीं करनी है, लेकिन काम बेहतरीन करना है। अच्छा काम अपने आप आ जाता है। ईश्वर की दया से इतने साल अब इंडस्ट्री में लगाए हैं, तो लोगों को मेरे बारे में, मेरी काबिलियत के बारे में, मेरी इंटेंशंस के बारे में, मेरी कमिटमेंट के बारे में सबको पता है। मैंने तो किया हुआ है आपके साथ काम, और हम लोगों ने एक छोटा सा 30 सेकंड का फादर्स डे का टीवीसी किया था फॉर माय व्यूअर्स एंड टेल यू। वो ऐड देखने के बाद वाकई में ही क्लाइंट को रोना आ गया था। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये बात आपको कि क्लाइंट को वाकई में रोना आ गया था जब वो आपके आंसू विदाउट गिल्सरिंग
टपके जी वहां पे शूट पे, जी तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिना ग्लिसरीन रोना बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं रो पाते। जी 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 जी। तो वो तो है ही, आप एक्टर तो आप अमेजिंग हो ही, उसमें तो कुछ बस आपके सवाल का जवाब यही है, आगे क्या, आगे ऐसा ही अच्छा काम जो दिल को छुए, ऐसा काम जो दिल को छुए, जो आपके साथ में रह जाए। आज हमें उस फिल्म को किए हुए एग्जैक्टली 1 साल हो गया, साल हो गया, फादर्स डे दोबारा आने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आप उसकी रिकलेक्शन, आप उसके बारे में फिर से सोच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने अच्छा काम किया है, और वो काम, ऐसा ही काम लगातार आगे भी करते रहना है। तो बस आपके इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ सबसे कि जैसे अभी इन्होंने P2C दिया, मैं दे रहा हूँ कि और अच्छा काम दीजिए मुझे, मैं और ज़्यादा अच्छा काम करूँगा, और इसी तरह से और ज़्यादा शिद्दत से बढ़िया काम करूँगा, और दैट लीड्स मी टू मोर हैप्पीनेस एक्चुअली। अच्छा काम करूँगा, उसमें और ज़्यादा खुश रहूँगा, और ज़्यादा अच्छा काम करता रहूँगा। सर ये तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे, आप आए हुए हो, और मैं आपको विदाउट एक वॉइस ओवर करे जाने दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा तो करवाइए। तो आप एक वेलकम टू पॉटपुरी, हमारा चैनल का नाम, मेरा चैनल का नाम जी पॉटपुरी जी है, जी। तो इसलिए क्या एक वेलकम नोट अगर आप बोल देते अपनी आवाज में। कुछ आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है? स्क्रिप्ट मैंने कुछ नहीं लिखी हुई, बस वेलकम टू पॉटपुरी एंड कीप ऑन वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। ठीक है, आप एक्शन बोलिए। एक्शन। वेलकम टू पॉटपुरी, इंडिया के यूथ की आवाज, इंडिया की दिल की आवाज, सिर्फ आपके दिल तक पहुंचाने के लिए देखते रहिए वेलकम टू पॉटपुरी। क्या था ऐसे? लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए, और तरुण शर्मा को अपने दिल में बसा के रखिए। वंस अगेन वेलकम टू पॉटपुरी। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और लेट्स होप कि हम लोग दोबारा आप कुछ ऐसा वेब सीरीज करें जिसके बारे में हम दोबारा मैं आपको बुलाऊं। जल्दी आएंगे, और क्योंकि कुछ ऐसे काम अब कर चुके हैं जो कि जल्दी आने वाले हैं, उनके बारे में जाहिर सी बात है बात कर नहीं सकते हैं, कमर्शियल रीजंस हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेलिटीज़ हैं, पर हाँ जैसे ही वो रिलीज़ होंगे आपको पता लगेगा। उसके बाद में फिर दोबारा एक ऐसे ही मिल बैठेंगे दो यार, आप, मैं और चाय के 2 कप। नेक्स्ट टाइम हो सके हम बियर भी पी सकते हैं। तो पॉटपुरी पे फिर मुलाकात होगी आपके साथ में। मैं साइन ऑफ नहीं कर रहा, क्योंकि होस्ट तो ये भाई साहब तरुण जी, तो आप साइन ऑफ कीजिए, और इस वादे के साथ में साइन ऑफ कीजिए कि जल्द मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच, आप देखते रहिए, और होपफुली हम लोग बाबला जी को दोबारा बहुत जल्दी बुलाएं। थैंक यू सो मच। Looking forward, guys. Thank you once again. God bless you all. Keep doing amazing work and stay connected. Thank you very much. Thank you, Potpourri. Correct.